नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस के साथ, जिसमें आरोपी आफ्ताब पर आज हमला हुआ। फोरेंसिक लैब से निकलते हुए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में आफ्ताब पर हमला हुआ है। जिस वक्त ये हमला हुआ वो पुलिस वैन में था। हमलावरों ने पुलिस वैन पर पथराव भी किया। इनमें से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये लोग खुद को किसी हिंदूवादी संगठन का सदस्य बता रहे हैं। पुलिस ने इन लोगों को रोक लिया। आफ्ताब सुरक्षित बताया जा रहा है। हमला करने वाले लोग बेखौफ बयान देते और तलवारें भी लहराते दिखे। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे जी के? इस तरह से पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर बस की तरफ दौड़ेंगे इस तरह से? मैडम हम मारेंगे इनको। क्यों? क्योंकि मारने का ठीक है क्या? हम पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है हमारी बहन। वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं दो बेटियों का बाप हूँ। कल मैं अपना लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। इसको छोटा गया है, अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे। इसके इतने टुकड़े करेंगे। मारा क्यों? अपनी तरफ से चुप कर लेंगे। ये तलवारें कहाँ से लाए आप लोग? तलवारें हम गुरुद्वारे से लाए हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर आए? गुरुद्वारे से। किसने दिया आपको? किसने दिया? गुरुद्वारा गुड़गांव, ये बताओ, बाबा साहब गुरुद्वारा से दिल्ली में। अब मेरी बात सुनो, गुरुद्वारा नहीं, हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे हम। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला पर आज कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल आफ्ताब को दिल्ली पुलिस रोहिणी की FSL लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाई थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जब वो तिहाड़ जेल की जेल वैन से बाहर निकल रहा था, तभी एक कार में सवार 5 लोगों ने पहले कार से जेल वैन को ओवरटेक किया, उसको रुकवाने की कोशिश की। लेकिन जब जेल वैन के ड्राइवर ने जेल वैन को आगे बढ़ाया, तभी 5 लोग कार के अंदर से निकले और उन्होंने जेल वैन के पिछले हिस्से में तलवारों से हमला किया। हालांकि आफ्ताब जेल वैन के अंदर बैठा हुआ था और जेल वैन में जो उसकी जाली होती है वो इतनी मोटी होती है कि उस पर आप तलवार से या चाकू से हमला करें तो उससे कोई असर नहीं होता है। तो आफ्ताब सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही हमला हुआ उसके बाद जो जेल वैन में पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और हवा में लहराई ताकि जो हमलावर हैं उनको काबू किया जा सके। सबसे खास बात यह है कि जब ये हमला हुआ तब FSL रोहिणी कोर्ट के बाहर जो लोकल पुलिस थी वो मौजूद नहीं थी, जिसके चलते हमलावर तलवारों से लैस होकर वहां पर आए और जेल वैन पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना 3 से 4 मिनट हुई। उसके बाद जो जेल से जो दिल्ली पुलिसकर्मी थे वो आफ्ताब को लेकर वहां से निकल गए और आफ्ताब हालांकि सुरक्षित था, लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ये कहा कि वो हिंदू सेना से हैं और जिस तरह से आफ्ताब ने एक हिंदू लड़की को टारगेट किया है, इससे वो आहत हैं और इसके चलते उन्होंने ये हमला किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया है। एक का नाम कुलदीप ठाकुर है और दूसरे का नाम निगम गुज्जर है। दोनों ही गुरुग्राम के रहने वाले हैं और खुद को हिंदू सेना से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। हालांकि पुलिस उनके दावों को वेरीफाई कर रही है। पुलिस इस मामले में जो बाकी के 3 आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। जो आफ्ताब है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरे दिन चला है और एक्सपर्ट की माने तो कल भी उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कल भी होगा और कल सुबह करीब 11 बजे आफ्ताब को एक बार फिर तिहाड़ जेल से FSL रोहिणी की लैब में लाया जाएगा। तो आज ये बड़ी खबर रही कि जो आफ्ताब है उस पर हमला हुआ। हालांकि उसकी सुरक्षा को लेकर शुरुआत से चिंता रही है। लगातार अलग अलग संगठनों से और लोगों से उसको मारने की धमकियां मिलती रही हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कभी भी फिजिकल तौर पर उसको दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश नहीं किया। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। जब वो तिहाड़ जेल गया तो वहाँ भी उसको बाकी कैदियों से अलग रखा गया। उसके सेल में
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनसे 24 घंटे निगरानी की जा रही है और बाकी कैदियों से उसको अलग रखा गया है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच उस पर आज हमला हो गया। हालांकि उस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एफएसएल रोहिणी लैब के बाहर लोकल पुलिस तैनात क्यों नहीं थी। दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या की तरह ही एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस शख्स की हत्या के बाद इसके दर्जन भर टुकड़े किए गए, फ्रिज में रखे गए, कई दिनों तक इन टुकड़ों को फेंका गया। करीब 6 महीने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है। घरेलू कलह से लेकर अवैध संबंध तक के हत्या की वजह के तौर पर देखे जा रहे हैं। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं, चाकू से। कैसे मारा था? चाकू। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 47 साल की पूनम और उसका बेटा दीपक, इनको 52 साल के अंजन दास की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंजन दास की हत्या का मामला बिल्कुल श्रद्धा वालकर जैसा है। सब मिला के इस प्रकार का माहौल बना हुआ था कि इससे परेशान थे। उन्होंने कहा और कोई उपाय नहीं है, इसको इस तरह से इसका मर्डर करें ताकि हमारे पे कोई बात ना आए। तो इन्होंने इसको रात में शराब पिलाई, 30 तारीख की रात को गोलियां मिलाई उसमें, फिर ये बेहोशी की हालत में आ गया, तब इसको मार दिया। फिर इसको बॉडी को इन्होंने छोड़ दिया एक दिन के लिए। जब वो खून वगैरह सब साफ़ हो गया, फिर इन्होंने बॉडी के टुकड़े किए, उसको काट के दराती टाइप का जो डैगर होता है, और फिर उसको फ्रिज में रखा। फिर एक एक करके टुकड़े इन्होंने जो भी सुनसान जगह थी वहाँ पे छोड़ा। जून के महीने में पुलिस को पांडव नगर और आसपास के इलाकों में एक शव के कई टुकड़े मिले, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये शव किसका है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद शक हुआ कि कहीं ये टुकड़े उसके शव के न हों। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली, और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे, और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है, और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। जांच के दौरान ये CCTV फुटेज बरामद किए गए, जिसमें एक महिला और एक शख्स कुछ ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद पुलिस को पता चला कि पांडव नगर का अंजन दास कई महीने से गायब है और किसी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। पुलिस ने उसकी पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मार्च और अप्रैल 2022 में उन्होंने अंजन दास की हत्या की साजिश रची। 30 मई 2022 को शराब में नशे की गोलियां मिलाकर उसको बेहोश किया, फिर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। खून साफ करने के लिए रात भर शव को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर चापड़ और चाकू से शव के 10 टुकड़े किए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर 8-10 दिन तक उन्हें पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकते रहे। आरोपियों ने फ्रिज साफ करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया, जबकि घर में सबूत मिटाने के लिए पेंट पोत दिया। इस हत्याकांड से हर कोई हैरान है। इनकी मियाँ बीवी की होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था साहब। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे, चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं। अच्छा। हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। पुलिस के मुताबिक अंजन दास ने 2017 में पूनम को पत्नी के तौर पर अपना लिया था, जबकि अंजन दास के बिहार में पत्नी और 8 बच्चे थे। पूनम इस बात से नाराज थी कि जो पैसा वो और उसका बेटा कमाता है वो अंजन दास अपने बच्चों को बिहार भेज देता है और उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखता है। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल एक चापड़ और एक चाकू बरामद करने हैं। अंजन दास की DNA रिपोर्ट का इंतजार है।
श्रद्धा की हत्या के बाद जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया गया, ठीक वैसे ही अंजन दास के शव को ठिकाने लगाया गया। श्रद्धा की हत्या का मामला भी करीब 6 महीने बाद सुलझा और अंजन दास की हत्या का मामला भी करीब 6 महीने बाद सुलझा है। श्रद्धा की हत्या के बाद इस दूसरे जघन्य हत्याकांड ने समाज को हिलाकर रख दिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर कर्नाटक के उडुपी से, जहां मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक ने एक मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहा, जिस पर छात्र ने गंभीर आपत्ति जताई। छात्र ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। शिक्षक ने अपनी तरफ से दलील देने की कोशिश की, लेकिन छात्र ने गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया। ये मामला शुक्रवार का है। टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये बात करते हैं गुजरात चुनावों की, जहां प्रचार जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री ने रैलियां की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलिटाना, अंजर और जामनगर में रैलियां की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सवली में रैली की। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ ही हीरे की फैक्ट्री का दौरा किया और कारोबारियों से मिले। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद में रहे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और वही बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनावों में करोड़पति उम्मीदवारों की। 417 ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी उम्मीदवारों की है, उसके बाद आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस उम्मीदवारों की। देखिए रिपोर्ट। रामदेव शर्मा नगर निगम चुनाव लड़ रहे अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। बीजेपी के टिकट पर बल्ली मारान से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे रामदेव शर्मा की संपत्ति 66 करोड़ की है। कभी विधानसभा की टिकट की भी कोशिश की, लेकिन इलाका महिला उम्मीदवार का हो गया। शर्मा बीजेपी के चांदनी चौक जिले के कोषाध्यक्ष भी हैं। हमारे 2 मुद्दे हैं, क्षेत्र की सफाई और साफ शुद्ध पीने का पानी। तीसरा विकास और जो जर्जर हालतें हैं उनका डेवलपमेंट। और जितने भी हमारे पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे हैं और भी कोई चीज है, इनका नव निर्माण किया। सबसे अमीर उम्मीदवार भी हैं सर, लोगों की पहुंच में कितने हैं? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो लोग ही बताएंगे कि लोगों की पहुंच में कितना हूँ। माँ ये क्या कर रही हो? मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मालवीय नगर की पूर्व पार्षद डॉक्टर नंदिनी शर्मा फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी की संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपए की है। जो एक सपना विश्व गुरु का देखना चाहते हैं, उस विश्व गुरु के लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्राउंड पे जो सिपाही हैं, हम मोदी जी के जो कार्य कर रहे हैं, वो जी को उनके सिपाही मजबूत है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वार्ड 149 में कमल खिले। और जैसे हमने मालवीय नगर का कार्य किया है, मालवीय नगर को सुंदर बनाया है, वैसे जो नया क्षेत्र मेरे वार्ड में आया है उसको भी मैं सुंदर। ये है करावल नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र बंसल। गली मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। जनता के बीच ये कहते नहीं थक रहे कि इलाके में बीजेपी ने विकास को रोका और इनकी जीत विकास को गति देगी। हलफनामे के मुताबिक जितेंद्र की संपत्ति करीब 48 करोड़ की है, पर खुद को आम आदमी कहते नहीं थक रहे। करोड़पति उम्मीदवार नहीं हो, बहुत साधारण आदमी हो। करोड़पति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मेरे पास दादाजी की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैं करोड़पति हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और रही सोशल की, तो मेरे दादाजी भी सोशल वर्कर थे, मेरे पिताजी भी सोशल थे। और 2-3 काम और फिर से अगर दोहरा दें जो करना चाहेंगे आप? सारे काम करूंगा, जो जनता मांगेगी वो सारे काम किए जाएंगे। लोकतंत्र है, चुनाव है, तो पैसों से आम और खास में फर्क नहीं पड़ता। कौन जनता से जुड़ा है और उनके दिल में खास जगह बनाता है, जीत इससे तय होती है। बहरहाल दिल्ली का मिजाज और माहौल फिलहाल चुनावी है, जहां हर कोई अपनी जीत की भरसक कोशिश में जुटा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मैसूर में इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए एक बस स्टैंड के ऊपर 2 गुंबद को तोड़ दिया गया है, क्योंकि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को ये मस्जिद की तरह दिखता था। वैसे बनवाया भी इसे बीजेपी विधायक ने था।
सुबह अचानक इस बस स्टैंड के 3 में से 2 गुंबद गायब हो गए तो सबों को हैरानी हुई, लेकिन फौरन ही स्थानीय बीजेपी विधायक रामदास का अपने क्षेत्र के लोगों को लिखा माफीनामा सामने आया। रामदास ने लिखा कि मैंने मैसूर की विरासत को ध्यान में रखकर बस स्टैंड का डिजाइन तैयार करवाया था। अलग अलग मत मिले और विवाद खड़ा हुआ, इसलिए 2 गुंबद मैं हटवा रहा हूं। अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मुझे माफ करें। पहले इस बस स्टैंड पर 3 गुंबद थे। इनको स्थानीय विधायक रामदास ने एमएलए फंड से बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूर के वार्ड नंबर 54 में बनवाया था। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि बस स्टैंड का ये डिजाइन मस्जिद जैसा दिखता है, या तो प्रशासन इसे तोड़ दे या फिर मैं बुलडोजर से तोड़वा दूंगा। यानी बीजेपी के स्थानीय सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। पार्टी आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। विवाद आगे न बढ़े इसलिए बीजेपी विधायक ने पीछे हटना बेहतर समझा। रात के अंधेरे में गुंबद तोड़ दिए गए। प्रताप सिम्हा ने ट्वीट किया कि अगर बीच में एक बड़ा गुंबद और एक दूसरे के बगल में 2 छोटे गुंबद हो तो वो मस्जिद है। धन्यवाद प्रशासन को और विधायक जी को, जिन्होंने जन भावनाओं का आदर कर कदम उठाए। इस बस स्टैंड का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में मैसूर पैलेस की तर्ज पर किया गया था। सांसद प्रताप सिम्हा और विधायक रामदास दोनों ही बीजेपी से ही, ऐसे में फजीहत बीजेपी की ही हो रही थी। पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला। बस स्टैंड टूटने से बच गया और सांसद की बात भी रह गई, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और भाई बात चीन की करते हैं, जहां जीरो कोविड नीति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन की वजह से चीन का स्टॉक मार्केट भी आज काफी गिर गया। कई बड़े शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे दबाने के लिए सरकार कई हथकंडे अपना रही है। कोविड लॉकडाउन के खिलाफ चीन में प्रदर्शन जारी है। रविवार देर रात बीजिंग के तियानमेन चौक पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने जल्द ही उनको वहां से तितर-बितर कर दिया। बीजिंग के ही लियांगमा ब्रिज पर भी प्रदर्शनकारी जुटे। यहाँ हाथ में सादा कागज पकड़कर एक प्रदर्शनकारी ने कोविड नीति के खिलाफ भाषण भी दिया। It's surprising in the sense that चीन में 1990 और 2000 के दशक में भी हमने बहुत से प्रदर्शन देखे, लेकिन वे सब प्रदर्शन स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ थे और केंद्र के प्रति आस्था भी दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बार शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो और अभिव्यक्ति की आजादी के नारे लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। शंघाई में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो भी डिलीट कराती नजर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनके गद्दी छोड़ने की मांग हो रही है। प्रदर्शनों की वजह से चीन का शेयर मार्केट भी गिर गया। सख्त लॉकडाउन की वजह से चीन में आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। कर्मचारियों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इन सब वजहों से गुस्सा और ज्यादा है, जो वुहान की सड़कों पर भी नजर आया। चीन में रविवार को भी कोरोना के करीब 40,000 मामले सामने आए। हालांकि इनके लक्षण गंभीर नहीं हैं, लेकिन शी सरकार की तरफ से लागू जीरो कोविड नीति के चलते करोड़ों लोग घरों में बंद हैं। शिनजियांग के उरुमकी शहर में 25 नवंबर को एक बहुमंजिली इमारत में आग लग गई। लॉकडाउन होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, उन तक फायर ब्रिगेड की मदद भी नहीं पहुंच पाई।
इस हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद से प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। इन सब के बीच चीन सरकार की अपनी दुहाई है। हमें भरोसा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और चीनी लोगों के सहयोग से कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई कामयाब होगी। चीन में सरकार इतनी डरी हुई है कि उरुमकी शहर में जिस लोकेशन पर प्रदर्शनकारियों को जमा होने को कहा गया, पुलिस वहां का बोर्ड ही उखाड़ कर ले गई ताकि प्रदर्शनकारियों को सही लोकेशन न मिले। प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों के खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर में जमा लाखों प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल हुआ, लोगों को आशंका है कि मौजूदा प्रदर्शन और बड़ा हुआ तो उसका भी वही अंजाम होगा। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी तरफ से काफी हिम्मत दिखा रहे हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।